Hello everyone, welcome all of you to my channel Pi Academy। तो बहुत दिनों से अपन प्योर रोलिंग पढ़ रहे थे और काफ़ी दिन हो गए कि अपनी क्लास हुई नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक सबको आता है या सबने रिवाइज करा है कि नहीं? क्या है प्योर रोलिंग का मतलब? क्या होता है सबसे पहले? फ्रिक्शन। हाँ, इसलिए वो खुश है। प्योर रोलिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन जीरो। इसका मतलब वो क्या है? खुश है। क्या है वो? खुश है। सबको यहां तक समझ में आ गया? पक्का? फिर अपन ने पढ़ा था रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में जब कोई भी बॉडी रोल हो रही है तो अपन ने क्या क्या फंडे पढ़े थे उसके, कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा नीचे होगी। चार चीजें पढ़ी थी, तो डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और रिंग। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी नीचे होगी? सॉलिड स्फीयर की स्पीड नीचे सबसे ज्यादा क्यों होती है? सॉलिड स्फीयर की स्पीड सबसे ज्यादा नीचे क्यों होती है? किस पे डिपेंड करती है स्पीड? हाँ, स्पीड का फॉर्मूला निकाला था कि नहीं? क्या निकाला था? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? हाँ, 2/5। सही है, kmr² होता है ना। और डिस्क का कितना होता है? 1/2। और रिंग का और हॉलो स्फीयर का? तो सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है? रिंग का। फिर डिस्क का, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 2/3। सही है ना? नहीं नहीं, पक्का 1/2 इज ग्रेटर देन? हाँ, 2/5 से बड़ा है। 2/5 इज 0.6, 0.4। अच्छा चलो, तो सबसे कम रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है? अब मैंने एक और स्टेटमेंट लिखाया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज। क्यों? देखो स्टेटमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस। Work done by friction in case of pure rolling on fixed surface is, on fixed surface is, बोलो क्या होगा? जीरो। क्या? क्यों 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 क्यों? हाँ, उसका रीजन बताता हूं। देखो, ये बॉडी है, रोटेट हो रही है। ये बॉडी है और ये बॉडी है और ये क्या हो रही है? सही है गलत? सही है, ये बॉडी है और ये रोटेट हो रही है। सबको यहां तक समझ में आया? पक्का? अगर ये रोटेट ऐसा हो रहा है तो इस पे टॉर्क किधर लग रहा है? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इस पे किधर लग रहा है, आगे या पीछे? अब प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा ना सर। नहीं समझे क्या? प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लगता है क्या? फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है तो फिर कैसे? अगर ये फिक्स ओमेगा से घूम रही है, सुनो दो केसेस है, ये ओमेगा से घूम रही है और ये v से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं। तो वैसी वर्क डन, वैसी वर्क डन। बट अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता और ये अल्फा होता, तो अब एक्सेलरेटेड मोशन है, फोर्स तो लग रहा है। अब एक्सेलरेटेड मोशन है, फोर्स तो लग रहा है। सही है गलत? तो अब मान लो फ्रिक्शन कहीं पे भी लग रहा हो, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा पुराना, क्योंकि काफी दिन हो गए और आई थिंक सब भूल भी गए होंगे, है कि नहीं? भूले कि नहीं भूले?
कि थोड़े से सर रिलैक्स्ड हो गए? देखो इधर, मान लो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपन कैलकुलेशन करके निकालते हैं। मान लो फ्रिक्शन आगे लगा और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, तो फ्रिक्शन की वजह से लीनियर जो क्या बोलते हैं उसको, वर्क डन है, वो क्या है? पॉजिटिव। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लीनियरली क्या होगा? पर अगर रोटेशन का देखोगे तो ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो थीटा इधर है। वर्क डन क्या बताया था मैंने? वर्क डन ऑफ ड्यू टू रोटेशन इज टाउ डॉट थीटा, टाउ डी थीटा बताया था ना? अरे यार, हाँ, तो थीटा इधर है अंदर और टॉर्क किधर है? बाहर। टॉर्क किधर है? टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। वर्क डन क्या है रोटेशन का? नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव और रोटेशनल वाला नेगेटिव दोनों मिलके 0। अगर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग भी देखा जाए, अगर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग भी देखा जाए, जब भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ गया? जब भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? जब भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? अरे लिखो ना, वर्क डन बाय ट्रांसलेशनल इज पॉजिटिव और वर्क डन बाय रोटेशन इज नेगेटिव, क्योंकि थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि थीटा एंड टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है। क्यों चलता है ये हमको, हो गया है ऐसा ये कमाल का। आगे बढ़ू? यहां तक सबने देख लिया? बोलो, बढ़ू आगे? देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेक्स्ट 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 ऐसा सरफेस कैसा है? यहाँ पे होलोस्फीयर मान लो। क्या मान लो? ये जनरल डिस्कशन है और वो ही आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। यहाँ पे रिलीज मान लो। क्या मान लो? रिलीज। और मास m मान लो, रेडियस r मान लो, और यहाँ पे म्यू 0 मान लो। यहाँ पे म्यू 0, यहाँ पे म्यू 0 मान लो। तो ये मान लो कि ये h हाइट का है। क्या हाइट का है? तो यहाँ पे v क्या होगा? यहाँ पे v क्या होगा? बताओ, यहाँ पे v क्या होगा? सोचने वाला बात क्या है? यहाँ पे v क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, आएगा ही नहीं। अरे यहाँ फ्रिक्शन 0 है। क्या है यहाँ पे? लिखो, यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन, ये कंडीशन बनाओ और एक फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन
जीरो है। यहां पे फ्रिक्शन जीरो है, यहां पे फ्रिक्शन जीरो है। यहां फ्रिक्शन जीरो है। दूसरा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, अगर बीच में आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg इधर, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एंड mg का टॉर्क भी जीरो है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एंड mg का टॉर्क भी जीरो है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन और mg का टॉर्क भी जीरो है, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही है। क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताया था कि हम टॉर्क हमेशा सेंटर के अबाउट लेते, क्योंकि सूडो फोर्स के टॉर्क जीरो हो जाते। बताया था कि नहीं बताया था? हम टॉर्क हमेशा सेंटर के अबाउट लेते, क्योंकि सूडो फोर्स के टॉर्क, क्योंकि सूडो फोर्स के टॉर्क, अरे बोलो, क्योंकि सूडो फोर्स के टॉर्क, बोलो सही है गलत? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये चीज है तो आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे एन और mg का टॉर्क जीरो है, तो ये यहाँ पे घूमेगा या नहीं? अगर टॉर्क ही जीरो है तो कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे घूमेगा ही नहीं, ये सीधा सीधा नीचे जाएगा। देखो, ये यहाँ पे घूमेगा ही नहीं, ये सीधा सीधा नीचे जाएगा। ये यहाँ पे घूमेगा ही नहीं, ये सीधा सीधा नीचे जाएगा। ये यहाँ पे घूमेगा ही नहीं, ये सीधा सीधा नीचे जाएगा। जिंदगी मौत न जाए। ये यहाँ पे घूमेगा ही नहीं, ये सीधा सीधा नीचे जाएगा। सही है? तो आप सीधा लगा सकते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v सीधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? v सीधा था रूट टू जी एच। देखो फटाफट, यहाँ पे v सीधा सीधा कितना हो जाएगा? रूट टू जी एच। क्या गलत बोल रहा क्या मैं बेटा? अरे बोलना, गलत बोल रहा तो बता मेरे को। दिन तारा दिन तारा दिन तारा दिन तारा दिन तारा दिन तारा। सेम क्वेश्चन क्या है अब? सेम क्वेश्चन, और यहां पे लिखो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। Friction is sufficient for pure rolling. Same question here. Friction is sufficient for pure rolling. अबे डायग्राम तो ढंग से बना, भगवान से तो डर। अब बताओ, अब टेंडेंसी कैसी है? सुनना ध्यान से, इसको समझते कैसे? इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा या पीछे? पीछे क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज को छोड़ोगे तो वो कैसी रोटेट होगी? ऐसी 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 ऐसी, या ऐसी 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 ऐसी। तो इसको टॉर्क इस डायरेक्शन में लगने को ना, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में कब लगेगा? एन और mg का टॉर्क तो जीरो है अगर अपन सेंटर के अबाउट टॉर्क कंसीडर करें तो। एन और mg का टॉर्क जीरो है अगर अपन सेंटर के अबाउट कंसीडर। सही है गलत? तो फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए या पीछे? पीछे। फ्रिक्शन पीछे लगेगा तभी तो इसके कारण टॉर्क ऐसा है और ये ऐसा ऐसा रोटेट होगा। नहीं समझ में आया? फ्रिक्शन पीछे लगेगा तभी तो ये ऐसा 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 रोटेट करेगा, तभी तो ये ऐसा 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 ऐसा। सही है गलत? अरे बोलो फटाफट। तो लिखना, इस पे तीन फोर्स लग रहे। कौन से कौन से? फ्रिक्शन, mg एंड नॉर्मल।
तो प्योर रोलिंग हो रहा है तो ये यहाँ ओमेगा से भी घूमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? वो तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस पे कितने कितने फोर्स लग रहा है, आप सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का सिंपल सा फंडा, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। सही है गलत? ये सीधा है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब क्या है, सारे वर्क डन चेंज इन, सीधी बात। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, क्यों जीरो होगा वर्क डन बाय नॉर्मल? क्योंकि भाई नॉर्मल लग रहा है डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नहीं आया? अरे डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल इधर। अरे रीजन लिखना, ये मुझे पता है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। ये तो आपने अभी सत्य घटना पे आधारित कहानी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अरे बोलो। और वर्क डन बाय mg, क्या mg h बोल दूं? h अगर हाइट ले तो वर्क डन बाय mg इज, क्योंकि नीचे mg और h नीचे टोटल डिस्प्लेसमेंट mg h। के फाइनल क्या है? हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस जीरो। नहीं आ रहा यार तुम्हें समझ में? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आ जाएगा इससे। आई की वैल्यू आपको मालूम है? आई की वैल्यू मालूम है या नहीं है? मालूम है ना? मेरे हिसाब से इससे तो आ जाना चाहिए। तो इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अब आपको मैं थ्योरेटिकली एक ढंग का क्वेश्चन बताता जिसमें आप क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़ा है, ये अभी तक आपने ऊपर से नीचे छोड़ा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है नीचे से जाए और ऊपर कितना जाए। तो दो सिचुएशंस मैं आपको देता हूं, आपको एनालाइज करना है दो सिचुएशंस। ओके, सब रेडी? देखते किसका आंसर सबसे सही आता है। पहले मैं ऑप्शंस लिखूंगा, उसके बाद बात होगी। फर्स्ट ऑप्शन है H1 ग्रेटर देन H2। सही है? वी कांट डिटरमाइन, फोर्थ ऑप्शन, जो कि गलत आंसर है। सेम है और ये बहुत दूर तक जा रहा है, मतलब ये रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बॉल उधर जाके ऐसा गिर गया, ऐसा नहीं हो। यहां से V नॉट से छोड़ा गया है और यहां से भी V नॉट से। इस सरफेस का फ्रिक्शन जीरो है, इस सरफेस का फ्रिक्शन, और इधर फ्रिक्शन है म्यू, सफिशिएंट फॉर प्योर रोड। ये H1 हाइट तक जाएगा ऊपर, ये H2 हाइट तक जाएगा। बताओ कौन सी हाइट बड़ी? आपने V स्पीड देके ऐसा छोड़ दिया, ऐसा धूल गया। आपने V स्पीड बॉलिंग को दिया और छोड़ दिया सरफेस पे। तुक्का मत मारना, केबीसी नहीं खेल रहे। हाँ, हमको कोई पता नहीं, पर हम तुक्का जरूर मारेंगे।
कैलकुलेशन से करो ना। अरे वो डायग्राम तो अच्छा बना रहे बेटा, ऐसा है ना वो एकदम प्यार से। हाँ ये समझ लेना, ये भी रोटेट हो रहा है ऐसा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर एम आर, और ये है हॉलो स्फीयर। क्या है? हॉलो स्फीयर। मतलब ये रोटेट भी हो रहा है और वी नॉट से भी जा रहा है, और ये भी रोटेट हो रहा है और मतलब ऐसी टेंडेंसी पे छोड़ा कि रोटेशन और वी नॉट, रोटेशन और वी नॉट। बोलो। मैं बताऊं? नहीं आ रहा आपको? क्या लग रहा है दिल से, क्या लग रहा है? कौन सा ऑप्शन? सी। ऐसा क्यों? ऐसे दिल से ऐसा क्या जवाब दिया? ऐसा दिल सी क्यों? उसमें तो फ्रिक्शन है, तो इसलिए। सर ऑब्वियस आंसर है ए। the most obvious answer in physics is wrong, इसलिए आंसर है बी। मतलब H2 बड़ा है H1, है कि नहीं? ऑब्वियस आंसर ये है। क्योंकि तुम सोच रहे ना। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ना डायरेक्ट, तुमको कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें फ्रिक्शन है क्या? नहीं। वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के। अब रोटेट हो रही है ऑब्जेक्ट, रोटेशन को रोकने के लिए टॉर्क लगेगा, रोटेशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन है क्या उधर? तो रोटेशन रुकेगा क्या? ये हमेशा ही रोटेट होता रहेगा ओमेगा से, इसके ओमेगा को कोई फर्क। ये ऊपर भी जाएगा ना तो ओमेगा नॉट से तो रोटेट होता ही रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये वैल्यू ऐसे दी हुई है सच दैट आपको लगे प्योर रोलिंग, पर फ्रिक्शन ही जीरो है तो उसके रोटेशन की टेंडेंसी को कोई रोकेगा क्या? रोक ही नहीं रहा होगा। वो ऊपर भी तो रोटेट हो ही रहा होगा। तो आप अगर देखोगे वर्क डन बाय mg इज mg h2 h1 सॉरी, ये माइनस साइन रहेगी क्योंकि mg नीचे h1 ऊपर, प्लस 0 वर्क डन बाय नॉर्मल। ये प्लेन ही ऐसा बनाया गया है क्योंकि ये क्यों बनाया गया है? ऐसा कभी सोचा गया क्या? सर आप सीधा इंक्लाइन प्लेन क्यों नहीं ले रहे? मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अब देखो ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अब ये हो गया, फिर के फाइनल क्या है? हाफ m सॉरी हाफ i ओमेगा नॉट का स्क्वायर
ओमेगा से तो घूमता ही रहेगा ना भाई, ओमेगा को कोई रोकने वाला है ही नहीं। टॉर्क ओमेगा इज एंगुलर टर्म। अगर वेलोसिटी को रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ओमेगा को रोकना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। और टॉर्क है क्या? टॉर्क है क्या? तो फाइनली भी ओमेगा उतना का उतना ही रहेगा। फाइनली भी ओमेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई। सही है गलत? ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो H1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। सही है गलत? अरे बोलो, वी नॉट स्क्वायर बाय। अब इधर देखो, अब इधर लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा फ्रिक्शन। सही है गलत? इधर अगर फ्रिक्शन लगेगा तो सोचने वाला पार्ट ये है कि भाई साहब वो रोटेशन की टेंडेंसी को रोकेगा। इधर अगर फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा? वो रोटेशन की टेंडेंसी को रोकेगा, वो रोटेशन की टेंडेंसी को। सही है गलत? अरे बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं? पक्के से कंफर्म? रोटेशन की टेंडेंसी को वो रोकेगा। तो फाइनली यहाँ पे ओमेगा भी 0 रहेगा और वी भी 0 रहेगा। फाइनली यहाँ पे अब देखो, ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो टॉर्क को ऐसा ही लगना पड़ेगा। ओमेगा अंदर है तो टॉर्क, टॉर्क बाहर होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां कहीं देखूं तो फ्रिक्शन इधर है। नहीं समझ में आ रहा? फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कहां आ रहा है? बाहर। और ओमेगा कहां है? अंदर। तो बट ऑब्वियस है कि रोकेगा, और फ्रिक्शन है तो वो रोटेशन को भी रोकेगा और ग्रेविटी वी को भी रोकेगी, तो दोनों 0 है। तो यहां अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है तो वर्क डन नॉर्मल, वर्क डन फ्रिक्शन प्लस वर्क डन mg। तो ये दोनों तो 0 ही है ना, क्योंकि आपको मालूम है फिक्स सरफेस पे फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है और नॉर्मल रिएक्शन तो वैसे ही 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि रोटेशन और ट्रांसलेशनल दोनों 0, माइनस इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा यार समझ में? सही है? तो वर्क डन बाय ये कितना होगा? माइनस mgh2। तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे पक्के से कंफर्म? ये समझ में आया कि नहीं? अरे बोल दो पक्का कंफर्म? तो देखो यहाँ पे H2 बड़ा है H1 से, यहाँ पे H2 बड़ा है H1 से। ऐसे सोचा जाता है, ऐसे नहीं तुक्का मार दिया। तुक्का मारने में हमारे आगे कोई नहीं है सर, हम AR1। आप कुछ भी बोलो, हम सब कर लेते हैं, अब तुक्का तो मारने बोलो। मतलब वो ऐसा है ना, दिल वाले दुल्हनिया का वो डायलॉग, वो बोलता ना ये पलटेगी, तो तुम क्वेश्चन को देख के ऐसा ऑप्शन निखारते, ऐसा ये ऑप्शन उभरेगा, हाईलाइट होगा, वो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन ऐसा हाईलाइट होता है। और कई कई तो इतने महान अनुभवी लोग रहते हैं, उनका नन ऑफ दिस हाईलाइट होता है। ऐसा ऑप्शन वो घूरेंगे, वो नन ऑफ दिस के ऊपर दिख रहा है। पता नहीं तुमने अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है, नहीं दी क्या? सभी करते हैं। हो गया क्या? कॉपी कर लिया? आपको समझ में आया H2 क्यों बड़ा है? क्योंकि उसको फ्रिक्शन का फोर्स भी सपोर्ट कर रहा है ऊपर ले जाने में, ऐसा भी बोल सकते हैं आप।
ऐसा भी बोल सकते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ले जाने में और सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकालते हैं, अगर डायरेक्टली अप्रोच करना होता तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करता ऊपर ले जाने में, तो इसलिए आप ऐसे भी बोल सकते थे कि H2 बड़ा है H1 से। आगे बढ़ू। इसको स्पूल बोलते, क्या बोलते हैं? स्पूल, स्पूल। ये R1 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड, आपको हर एक जगह मिलेगा, पर इससे काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। Here friction is sufficient for pure rolling. For pure rolling. Here friction is sufficient for pure rolling. इसका मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, यहां से ऐसा जा रहा है, इसका मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है, I है, सॉरी। इसका मास देने की जरूरत ही नहीं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दे दिया है। m है और इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r। बताओ क्वेश्चन, सारी वैल्यूज निकालना है, इसका एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन। डायग्राम बना लिया? इक्वेशंस एकदम न्यूटन्स लॉ जैसी है, इक्वेशन एकदम न्यूटन्स लॉ जैसी है। आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आने को हो ना, डायरेक्ट आपने पुली प्रॉब्लम्स किए थे क्या? वैसे ही तो क्वेश्चन है, सेम है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। पहले अपन इधर की बात करते हैं, मान लेते हैं इधर का एक्सेलरेशन a है mg, इसका t1, इधर t1, इधर t2, इधर t2, ये तो अपन ने पहले ही मान लिया। मैं डायरेक्ट कर लेता, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? mg माइनस t1 इज इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन। बोलो सही है गलत? फिर अब ये ऐसा ही रोटेट होगा, अब ये यहां बोल सकते हैं अल्फा, अरे बोलो, अब ये ऐसा ही रोटेट होगा, तो हम सीधा बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है आर अल्फा इज इक्वल टू ए, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। प्योर रोलिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग सही है गलत? स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो अपन सीधा बोल सकते हैं T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, इज इक्वल टू आई अल्फा।
T1 इंटू आर इज इक्वल टू T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। सही है गलत? अरे बोलो फटाफट, ढंग से। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर ये इक्वेशन तो सबको बनाते आती है ना, ये तो सबको समझ में। 3 इक्वेशन अभी तक अपन ने बना ली। अब इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा? अब बताओ, इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा? पीछे। क्यों? अरे पागल हो गया? तो इसे लगेगा तो ये घूम जाएगा ना, क्योंकि ये टेंडेंसी भी इसको इधर अंदर ही घुमाने की, और फ्रिक्शन पीछे लगेगा वो भी पीछे ही घुमा देगा। हमको अगर नहीं पता हो तो कहीं पे भी लगा देना, कोई फर्क नहीं, वैल्यूज निकलेगी। हमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज निकलती है, क्योंकि नंबर्स रहते हैं और नंबर्स अपने आप नेगेटिव आते हैं, तो डायरेक्शन अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है। तो मान लो अपन ने फ्रिक्शन लगा दिया आगे, लगा दिया तो क्या हो जाएगा? T2 प्लस एफ इज इक्वल टू m। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये सबसे बड़ा लॉजिक है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, पता है क्या? हाँ, क्योंकि ये तो घूम भी रहा है और सीधा भी चल रहा है, ये तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a1 मान लेते हैं, a1, और ये क्या है? अल्फा 1। क्या है? अल्फा 1। ये क्या है? मान लेते हैं, और प्योर रोलिंग है तो अल्फा 1 इज इक्वल टू a1 बाय r2। नंबर ऑफ मल्टीपल इक्वेशंस है तो सेम ही, कुछ अलग कर रहे हैं क्या अपन? बोलो। ये सारी इक्वेशंस बन गई। अब इसमें टॉर्क का भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। देखो, एक ट्रांसलेशनल, एक टॉर्क, एक ट्रांसलेशनल, एक टॉर्क। तो इसका टॉर्क का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? T2 इंटू R1 माइनस F इंटू R2 इज इक्वल टू I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू नहीं आया समझ में? वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? कितने वेरिएबल्स? A1, A, अल्फा, अल्फा 1, क्या? T1, T2, 6 है। इक्वेशंस कितनी है? 5 है। छठवीं इक्वेशन देखो, ये सिर्फ पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस में ही आएगा, ऐसा सिंगल वाला तो नहीं आ सकता। नंबर इजी देगा तो ही आ सकता है, क्योंकि पैराग्राफ में आ गया तो समझ लेना या तो 9 नंबर का आएगा या तो 12 नंबर का आएगा। ये सब क्वेश्चंस ऐसे ही चलते, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस। समझ गए ना सब्जेक्ट? क्योंकि ये अगर आया तो जैकपॉट, ये समझ लेना कि 3 नंबर के लिए इतना थोड़ी सॉल्व करवाएगा कोई भी एग्जामिनर, है कि नहीं? तो समझ लेना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थ्रेड ए से नीचे जा रहा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? a1 प्लस अल्फा r1, अल्फा 1 प्लस r1। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? अपन ने किया था ना प्योर रोलिंग में, जब रोटेशन करते थे तो ऊपर क्या देखते थे? a प्लस अल्फा। तो इधर क्या देखेंगे? a1 प्लस, और ये एक्सेलरेशन क्या a के इक्वल है? क्योंकि थ्रेड है, थ्रेड तो सेम एक्सेलरेशन से ही जाएगी। कि ये एक्सेलरेशन क्या a के इक्वल है? अरे बोलो, क्या ये एक्सेलरेशन a के इक्वल है?
तो अब ये मैंने आपको जनरल क्वेश्चन करवाया, सारी इक्वेशंस दिखा दी। अब इस टाइप का क्वेश्चन कितने भी आ जाए, कितने भी वैल्यूज दे दे, कुछ भी दे दे, अब आप कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस बनती है और ऐसे ही बनेगी। समझ में आया? इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रिंग अटैच रहती है और वो ऐसे लग जाती है। आपको सिर्फ टॉर्क देखना होता है, डरने वाली कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, लिखो नेक्स्ट। बॉबिन, बॉबिन ये अलग चीज है, ये मस्त है। कल आपका रोटेशन खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं तक ही रखूंगा, ये बॉबिन पढ़ाने के बाद बस। ठीक है? कल एंगुलर इंपल्स एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर इंपल्स एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, समझ में आया? यहां तक आगे बढ़ू? लास्ट बॉबिन क्या है? ये भी मस्त है। इसमें ऐसी रील पकड़ी हुई है, आपने स्ट्रिंग को पकड़ दी और छोड़ दिया तो ये रोटेट होते हुए नीचे जाएगा। क्या ये रोटेट होते हुए नीचे जाएगा? देखो क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। मान लो नीचे लगता है mg, ऊपर लगेगा टेंशन, एक्सेलरेशन है अल्फा, आपको मालूम है अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, पहला कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू, तो आप सीधा बोलोगे mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ये तो ट्रांसलेशनल बन गया कि नहीं बना? बोलो। फिर सेंटर के अबाउट टॉर्क देखोगे तो टॉर्क सिर्फ एक ही का लग रहा है, टेंशन का, टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा। टी आर इज इक्वल टू आई, टॉर्क सिर्फ एक ही का लग रहा है, दैट इज टी आर इज इक्वल टू आई। सही है गलत? अरे बोलो। टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? पक्के से? टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा, पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? टी आर इज इक्वल टू आई हो गया ना? फिर अब इसमें एक लॉजिक कैसा है, ये इक्वेशन क्यों लिखा गया, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? आप देखो कि जब मैं अगर ये पॉइंट कंसीडर करता हूं और ये स्ट्रिंग का पॉइंट कंसीडर करता हूं तो ये प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग तो है नहीं, सीधा सीधा जा रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ए है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो अल्फा आर है। और आप ऑब्जर्व करोगे स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट क्या रेस्ट पे है, और ये इसके साथ इस पॉइंट पे है तो ये पॉइंट भी रेस्ट पे होना जरूरी, नेट एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी है। अरे इस पॉइंट का भी नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर इज इक्वल टू ए बोलते, इसीलिए क्या बोलते हैं? आप बोल सकते ना ये सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जीरो है, तो इससे जो साइमल्टेनियसली टच हो रहा है वो पॉइंट का भी एक्सेलरेशन देख लेना। यहाँ सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाले पॉइंट का भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, इसीलिए अल्फा आर इज इक्वल टू ए, इसीलिए अल्फा आर इज इक्वल टू ए।
तो यहां पे आपका एंगुलर, जिसको बोलते हैं ना प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, खत्म हो जाता है। समझ में आया सबको? पक्का? तो ये लेक्चर को अपन यहीं तक ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंगुलर इम्पल्स एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों काफ़ी आसान है और दोनों काफ़ी सही है। इम्पल्स मतलब अपन ने सेंटर ऑफ मास में इम्पल्स कैसा पढ़ा था? इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंट। इम्पल्स अपन ने क्या पढ़ा था? चेंज इन मोमेंट। तो यहाँ पे अपन एंगुलर इम्पल्स क्या पढ़ेंगे? चेंज इन एंगुलर मोमेंट। पता? एंगुलर इम्पल्स मतलब चेंज इन, मतलब हर एक चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स है क्या? नहीं। झटके वाला फोर्स, उसके कारण जो टॉर्क लग रहा है, उसके कारण जो एंगुलर इम्पल्स में चेंज आ रहा है, वही एंगुलर इम्पल्स। समझ में आया सबको? चलो।